नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। यह है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की द्विवर्षीय DLED मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। हमारे पास इसका ताज़ा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी ज़रूरी जानकारी है उसे आसान शब्दों में आप तक पहुंचाएं। हाँ, ये 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी, जो राज्य के डाइट्स में चलता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल, और ये प्राइमरी टीचर बनने की दिशा में पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी को खंगालना। हाँ बिल्कुल, ये उन सभी के लिए एक बड़ा मौका है जो उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। आज हम देखेंगे कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा और हाँ, किन बातों का खास ध्यान रखना है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, इम्पोर्टेंट डेट्स। कौन सी तारीखें हैं जिनका ध्यान रखना है? देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 7 सितंबर 2025 से सुबह 11 बजे। 7 सितंबर सुबह 11 बजे। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख है 6 अक्टूबर 2025 रात के 11:59 तक। ठीक है। और फीस भरने के लिए 2 दिन और हैं, मतलब 8 अक्टूबर रात 11:59 तक फीस जमा कर सकते हैं। अच्छा, फीस के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। हाँ। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो? हाँ, उसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगी 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर रात 11:59 बजे तक। और एग्जाम की डेट वो फाइनल है? अभी प्रस्तावित है 22 नवंबर 2025 शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। 22 नवंबर शनिवार। जी, ये तारीखें तो मतलब एकदम नोट कर लेनी चाहिए। मेरी सलाह तो यही है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल ना करें। हाँ, वो सर्वर वगैरह की दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। और जो करेक्शन का मौका मिलता है ना, उसमें भी सारी चीजें नहीं बदल सकते, तो बेहतर है पहली बार में ही सब ध्यान से भरें। सही कहा। चलिए अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर, मतलब कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली बात, कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। स्ट्रीम कोई भी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? हाँ, साइंस या नॉन साइंस दोनों चलेंगे, मतलब BA, BSc, BCom, एग्रीकल्चरल वाले भी। लेकिन इसमें एक पेंच है शायद, डिग्री कब तक पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या कहिए फाइनल रिजल्ट विज्ञापन छपने की तारीख से पहले आ जाना चाहिए। और इसका प्रूफ क्या होगा? मार्कशीट? हाँ, मार्कशीट जारी होने की तारीख ही मानी जाएगी। मतलब अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया है लेकिन मार्कशीट बाद में आई है, तो मार्कशीट की डेट ही फाइनल होगी। अच्छा, तो जो फाइनल ईयर में है या जिनका रिजल्ट वेटिंग है वो शायद नहीं भर पाएंगे। जी, अगर उनकी मार्कशीट विज्ञापन की तारीख से पहले जारी नहीं हुई है तो वे पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दूसरा बड़ा पॉइंट है डोमिसाइल, यानी निवास का। हाँ, इसके लिए कैंडिडेट ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में मौजूद किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की हो, ये मुख्य शर्त है। लेकिन इसमें कुछ छूट भी है शायद, जैसे आर्मी वालों के लिए। जी हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो सैनिक या अर्ध सैनिक बलों में काम कर रहे हैं या केंद्र राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में ऐसी नौकरी में है जिनका ट्रांसफर उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता, उनके बच्चे या पति पत्नी अप्लाई कर सकते हैं, भले ही उन्होंने 10वीं 12वीं बाहर से की हो। और उत्तराखंड के स्थायी निवासी जो बाहर रह रहे हैं? हाँ, वो भी। अगर वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और काम या पढ़ाई के लिए बाहर रह रहे हैं तो उनके बच्चे या पति पत्नी भी पात्र हो सकते हैं। लेकिन इन सभी मामलों में, मतलब जो एक्सेप्शंस हैं, उनमें वैलिड सर्टिफिकेट दिखाने होंगे और वो सर्टिफिकेट भी विज्ञापन की तारीख से पहले के बने होने चाहिए। समझ गया, डॉक्यूमेंट्स पुख्ता होने चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। एज लिमिट क्या है? एज की गणना होगी 1 जुलाई 2026 को। ध्यान दीजिए, ये भविष्य की तारीख है। 1 जुलाई 2026। ओके। उस तारीख को कैंडिडेट की उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। 19 से 30 साल। इसमें कोई छूट रिजर्वेशन वालों के लिए? हाँ, जो ऊपरी आयु सीमा है यानी 30 साल, उसमें SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। लेकिन मिनिमम एज में
19 साल में? नहीं, न्यूनतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। वो 19 साल ही रहेगी सबके लिए। और भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट है, पर सिर्फ खुद के लिए है। www.ukdelet.com, इसी पर फॉर्म भरना है, ऑफलाइन कोई तरीका नहीं है। तो वेबसाइट पर जाकर क्या करना होगा? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना है। फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरना है। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है और कैपिटल लेटर्स में। डिटेल्स ध्यान से भरनी होंगी? बिल्कुल, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, सब कुछ, कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है। और क्या क्या अपलोड करना होता है? फोटो, साइन। हाँ, आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर और आपके अंगूठे का निशान, ये स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इनके साइज वगैरह का ध्यान रखना होगा। जी। ब्रोशर में साइज और फॉर्मेट जैसे JPG दिया हुआ है। फोटो 5 से 100 KB, सिग्नेचर 2 से 50 KB और अंगूठे का निशान 10 से 150 KB के बीच होना चाहिए और साफ होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फिर आती है फीस भरने की बारी। वो भी ऑनलाइन ही होगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से कर सकते हैं। फीस भरने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए फॉर्म। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फाइनल सबमिट और फीस भरने से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करके पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लें। कोई गलती हो तो उसी समय ठीक कर लें, क्योंकि एक बार फीस जमा हो गई तो या तो करेक्शन विंडो में ही सुधार होगा या शायद वो भी ना हो पाए कुछ चीजों में। अच्छा, और फाइनल सबमिट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें और उसे संभाल कर रखें, आगे काम आ सकता है। सुनने में तो सीधा लगता है प्रोसेस, पर गलतियां हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कैटेगरी या सब कैटेगरी चुनने में, या फिर अपनी स्ट्रीम चुनने में, साइंस है या नॉन साइंस। हाँ, ये स्ट्रीम वाला पॉइंट थोड़ा और समझाएं। सीटें कैसे बटी हुई हैं? देखिए, टोटल 650 सीटें हैं। हर जिले के डाइट में 50 सीटें। ओके। इन 650 सीटों को बिल्कुल आधा आधा बांटा गया है। 50% यानी 320 सीटें साइंस स्ट्रीम वालों के लिए और बाकी 320 नॉन साइंस वालों के लिए। जी। साइंस स्ट्रीम में कौन कौन आएगा? जिन्होंने BSc किया है या एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है। और नॉन साइंस में? BA और BCom वाले, यानी आर्ट्स और कॉमर्स वाले। और अगर किसी ने मान लीजिए BTech किया है या कोई और डिग्री, उनके लिए नियम थोड़ा अलग है। उनकी स्ट्रीम उनकी 12वीं क्लास के आधार पर तय होगी। अच्छा, कैसे? जैसे अगर किसी ने 12वीं एग्रीकल्चर से की थी और बाद में कोई और ग्रेजुएशन कर लिया तो वो DLED के लिए साइंस स्ट्रीम में अप्लाई करेगा। और अगर 12वीं कॉमर्स से की थी तो वो नॉन साइंस स्ट्रीम में अप्लाई करेगा, चाहे ग्रेजुएशन किसी और चीज में किया हो। ओ, ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि मेरिट अलग अलग बनेगी दोनों की। बिल्कुल, साइंस की अलग मेरिट लिस्ट, नॉन साइंस की अलग। अगर आपने गलत स्ट्रीम चुन ली तो आपका चांस खत्म हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान से भरना है। अब आते हैं रिजर्वेशन पर। आरक्षण के क्या नियम हैं? आरक्षण लागू होगा, बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार के जो भी नियम है उनके अनुसार, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का। वर्टिकल मतलब SC, ST, OBC, EWS? हाँ, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन्हीं कैटेगरी के अंदर मिलता है, जैसे महिलाओं को, दिव्यांगों को, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, DFF, भूतपूर्व सैनिक, सिर्फ खुद के लिए, अनाथ, राज्य आंदोलनकारी, कुशल खिलाड़ी वगैरह। तो फॉर्म भरते समय ये बताना जरूरी है? हाँ, अनिवार्य है। आपको फॉर्म में अपनी सही कैटेगरी और अगर लागू हो तो सब कैटेगरी जैसे PWD या महिला बतानी होगी। अगर आप कुछ नहीं भरते तो आपको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। और सर्टिफिकेट्स? सर्टिफिकेट्स विज्ञापन छपने की तारीख से पहले के बने होने चाहिए। ये बार बार कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत अहम है। बात का बना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है। और दिव्यांग PWD श्रेणी के लिए कोई खास बात? हाँ, इसमें वही लोग अप्लाई करें जो प्राइमरी टीचर के पद के लिए जो निर्धारित अक्षमताएं हैं उनकी लिस्ट में आते हों। ब्रोशर में वो लिस्ट दी हुई है, जैसे OL, OA, B, LV वगैरह। और एक और बात, सीटों का आवंटन रोटेशन से होता है, तो हर साल हर कैटेगरी के लिए हर जिले में सीटें बराबर हों जरूरी नहीं। इसलिए इस साल का सीट मैट्रिक्स जरूर देख लें। समझ गया। चलिए अब आते हैं परीक्षा पर। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा होगा पेपर? ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQs? कितने सवाल, कितने नंबर? कुल 200 सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का।
तो टोटल 200 नंबर का पेपर। और टाइम? टाइम मिलेगा 2.5 घंटे, 2 hours 30 minutes। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? 4 मेन सेक्शन होंगे। पहला जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी जीके और रीजनिंग। हाँ, तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, और चौथा टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। जी, और इन सभी का लेवल सामान्य ग्रेजुएशन लेवल का होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह के सवाल हो सकते हैं? इसमें आपकी शिक्षण के प्रति समझ, बच्चों की साइकोलॉजी, क्लासरूम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। ये आपकी सोच पर ज्यादा निर्भर करता है। और पेपर की भाषा? पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सवाल होंगे। उत्तर कैसे देने हैं? OMR शीट पर। हाँ, OMR शीट मिलेगी, उसमें सही ऑप्शन वाले गोले को काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा। पेंसिल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। और सबसे बड़ा सवाल, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? ये अच्छी खबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे वाह। हाँ, मतलब आप सारे 200 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। गलत जवाब पर नंबर कटेंगे नहीं, बस मिलेंगे भी नहीं, 0 अंक मिलेगा। एक से ज्यादा गोले भर दिए तो भी 0 अंक। मूल्यांकन स्कैनर से होता है, इसलिए OMR शीट बहुत सावधानी से भरनी है। कोई कटिंग व्हाइटनर नहीं चलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जरा फीस की बात कर लें। एप्लीकेशन फीस कितनी है? जनरल और OBC के लिए है 600 रुपए, 600 रुपए। SC और ST के लिए 300 रुपए, 300 रुपए। और सभी वर्गों के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए। 150 रुपए दिव्यांगों के लिए, ठीक है। ये तो हुई फॉर्म भरने की फीस। कोर्स की भी कोई फीस है? हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है। मतलब इसकी फीस सरकार पूरी तरह नहीं देती, कैंडिडेट को देनी होती है। ट्रेनिंग की फीस है 35,000 रुपए प्रति वर्ष। 35,000 रुपए 1 साल का? 2 साल का कोर्स है तो 70,000 रुपए। जी हाँ, लगभग 70,000 रुपए ट्रेनिंग फीस। इसके अलावा हर सेमेस्टर का एग्जाम फीस अलग से है, 850 रुपए प्रति सेमेस्टर। ओ, तो ये खर्चा भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। ठीक है। अब मानते हैं कि परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या? सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है? सिलेक्शन का आधार सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में मिले मार्क्स है, आपकी मेरिट रैंक, कोई इंटरव्यू नहीं है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? स्टेट लेवल पर। हाँ। राज्य स्तर पर बनेगी, साइंस स्ट्रीम की अलग, नॉन साइंस स्ट्रीम की अलग। और फिर कैटेगरी वाइज? जी, हर स्ट्रीम के अंदर फिर आपकी कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS, जनरल और सब कैटेगरी जैसे महिला, PWD, DFF के हिसाब से रैंक लिस्ट बनेगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिसके सबसे ज्यादा नंबर वो सबसे ऊपर। मेरिट लिस्ट आ गई, फिर काउंसलिंग? हाँ, SCRT उत्तराखंड काउंसलिंग कराएगा। मेरिट लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा, वहां उनसे पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से जिले के DIT में एडमिशन लेना चाहेंगे। प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। और सीट कैसे मिलेगी? काउंसलिंग के टाइम भी, और फिर जब आप अलॉटेड डाइट में एडमिशन लेने जाएंगे तब भी आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो, एज प्रूफ, बाकी रिजर्वेशन के प्रूफ, सब कुछ। और अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ निकला या नहीं दिखा पाए तो फिर चाहे आपकी रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, कैंडिडेचर रद्द माना जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ सीटें खाली रह गईं तो फिर वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, वो भी स्ट्रीम और कैटेगरी वाइज। चलिए, लगभग सारी प्रक्रिया समझ आ गई। आखिर में उम्मीदवारों के लिए कुछ और जरूरी बातें या टिप्स। हाँ, कुछ और चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, एडमिट कार्ड। ये आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा, डाक से नहीं आएगा। एडमिट कार्ड के साथ क्या ले जाना? एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ, आधार, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक जो आपने फॉर्म में भरा हो। ठीक है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय से पहुंचें। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद एंट्री बंद हो जाएगी। सुबह 10:30 बजे के बाद अंदर नहीं जाने देंगे। और अंदर क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर बिल्कुल मना है। कोई किताब, नोट्स भी नहीं। सिर्फ काला या नीला बॉल पेन ले जा सकते हैं। OMR शीट भरने के लिए क्या ध्यान रखें? गोले ठीक से भरें, पूरे काले या नीले करें। पेंसिल नहीं चलेगी,
व्हाइटनर या ब्लेड यूज न करें। उस पर कोई रफ काम ना करें। रफ काम के लिए क्वेश्चन बुकलेट में जगह होती है। परीक्षा के बाद आप OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर अपने साथ ला सकते हैं। परीक्षा के बाद आंसर की का क्या प्रोसेस है? हाँ, पहले प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर आएगी। अगर आपको लगता है कोई जवाब गलत है तो आप सबूत के साथ तय समय में ईमेल delday2015@gmail.com पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं। फिर फाइनल आंसर की आएगी। जी, आपत्तियों पर विचार के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। रिजल्ट उसी के आधार पर बनेगा और रिजल्ट आने के बाद कोई रीवैल्यूएशन या रिकाउंटिंग नहीं होती। उन उम्मीदवारों के लिए क्या है जिन्हें लिखने में मदद चाहिए होती है? स्क्राइब की सुविधा? हाँ, अगर कोई कैंडिडेट दृष्टिबाधित है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरिब्रल पाल्सी के कारण लिखने में असमर्थ है, जिसका सर्टिफिकेट हो, तो वो स्क्राइब यानी श्रुत लेखक रख सकता है। इसका इंतजाम खुद करना होगा? हाँ, कैंडिडेट को खुद इंतजाम करना होगा। फॉर्म भरते समय बताना होगा कि स्क्राइब चाहिए। स्क्राइब की क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए, 10वीं से कम नहीं। इसके लिए कुछ फॉर्म्स हैं जो भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ 5 नवंबर 2025 तक परिषद कार्यालय में जमा करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। ठीक है। और एक बात, ये कोर्स करने से सरकारी नौकरी पक्की तो नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साफ साफ लिखा है ब्रोशर में। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है। इसके बाद आप प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नौकरी तो उस समय जो भर्ती के नियम होंगे और मेरिट बनेगी उसी के आधार पर मिलेगी। और कोई कानूनी विवाद होता है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन रामनगर नैनीताल कोर्ट का होगा। और हाँ, कोरोना या कोई और महामारी हो तो उससे जुड़े नियमों का पालन भी करना होगा। बिल्कुल। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी गाइडलाइंस होंगी वो माननी पड़ेंगी। तो ये थी उत्तराखंड DELED प्रवेश परीक्षा 2025 से जुड़ी लगभग सारी जरूरी बातें। हमने कोशिश की कि हर पहलू को कवर करें। हाँ, और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ पढ़ाई का इम्तिहान नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करने का भी टेस्ट है। फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हर स्टेप अहम है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और सोचने लायक है। ये परीक्षा, ये ट्रेनिंग आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए तैयार करती है। पर क्या सिर्फ किताबी ज्ञान काफी है? एक अच्छे प्राइमरी टीचर में धैर्य होना चाहिए, बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उन्हें समझने की कला होनी चाहिए। तो क्या जो लोग ये परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें तैयारी के साथ साथ इन गुणों पर भी सोचना शुरू कर देना चाहिए? ये वो चीजें हैं जो शायद सिलेबस में सीधे सीधे ना हो। ये बहुत अच्छी बात उठाई आपने। ये सॉफ्ट स्किल्स, ये मानवीय गुण एक शिक्षक के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी विषय की जानकारी। इस पर हर भावी शिक्षक को जरूर सोचना चाहिए। फिलहाल सभी उम्मीदवारों को हमारी सलाह है कि वे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट्स www.ukdeled.com और www.usbseuk.gov.in चेक करते रहें। सही कहा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर जानकारी के साथ। धन्यवाद। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हैं। हमारा कार्य केवल नौकरी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उत्तराखंड की नौकरियों और कभी-कभी अन्य सरकारी रिक्तियों की जानकारी। किसी भी पद के लिए आवेदन करना नौकरी तलाशने वाले को स्वयं करना होगा। हमें खेद है कि हम अभी फोन पर किसी भी रिक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। भविष्य में यदि हमारी ऐसी कोई योजना होती है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। वर्तमान में यह सेवा सभी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है तथा हम नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले के बीच किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। हमारी कोशिश रहती है कि नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाएं बिना किसी परिवर्तन और छुपाए सीधे आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास समाज सेवा के रूप में पसंद आता है तो कृपया अपने मित्रों और जरूरतमंदों को हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और इस मिशन में योगदान दें ताकि हम जरूरतमंदों को रोजगार और नियोक्ताओं को योग्य व कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने में सहायक बन सकें।